अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया टेक्स रशिया साइड ओवर यूक्रेन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया टेक्स रशिया साइड अगेंस्ट यूक्रेन एट UNSC बायोलॉजिकल वेपन्स मीटिंग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रशिया और यूक्रेन के युद्ध में पहली बार देखा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने रशिया की फेवर ले ली है और रशिया जो बात कह रहा था उसी टोन में इंडिया ने यहाँ पर अपनी बात सामने रखी। ना हुआ यहाँ पर क्या है, दुनिया भर में रिसेंटली पैनिक मच गया था जब रशिया ने ओपनली ये कह दिया कि यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल वेपन हो सकते हैं, जैविक हथियार हो सकते हैं, मतलब कि ऐसे हथियार जिससे आप बीमारियां फैला सकते हो बहुत ही बड़े स्केल पर। बायो वेपन से मैं आपको ये बता दूं, लाखों इवन करोड़ों लोग मर सकते हैं, बहुत ही पेनफुल डेथ। अब इनिशियली रशिया के जो यहाँ पे आरोप थे उसको किसी ने भी सीरियसली लिया नहीं, हर किसी के अपने डाउट्स थे। मगर बाद में रशिया ने यह कहा कि चलिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग करते हैं यहाँ पर। अब इस मीटिंग में ऑब्वियसली बात है सिर्फ इंडिया भी अभी के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है, तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर आर्टिकल है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन यूक्रेन, इंडिया एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजेस कंसर्न एमिड रशिया चार्ज अगेंस्ट द US। तो रशिया का जो आज के समय आरोप है यूक्रेन और US पे कि USA ने प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को बायोलॉजिकल वेपन्स, इस पे इंडिया ने सिंपली ये कह दिया है, पहली बात बायोलॉजिकल वेपन्स बैंड है, किसी भी देश के पास बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं होने चाहिए। फिर इंडिया ने दबे शब्दों में भी कह दिया कि देखिए यूक्रेन की इन्वेस्टिगेशन करने में क्या हर्ज है, कन्वेंशन के रूल्स फॉलो होने चाहिए, अगर यहाँ पे शक है कि बायोलॉजिकल वेपन्स है तो टेस्ट ही करो यूक्रेन में जाकर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि अच्छा तो चाइना ने भी ऑलमोस्ट सेम बात बोली होगी। देखिए चाइना ने इससे बढ़ के यही बोल दिया कि बिल्कुल US फंड कर रहा है बायोलॉजिकल वेपन्स वाली लैब यूक्रेन में और जाँच पड़ताल होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे देखो जाँच पड़ताल की बात रशिया भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दो यूक्रेन में, चाहे वॉर भी चल रही हो, मगर कुछ जांच पड़ताल यहाँ पे हो जाएगी, पता लग जाएगा कि क्या यूक्रेन इंटरनेशनल बायोलॉजिकल वेपन्स वाली जो कन्वेंशन है उसको तोड़कर क्या बड़े स्केल पर वायरसेस के बॉम्ब बना रहा था कि बीमारियाँ फैला देंगे बहुत ही बड़े स्केल पर ये लोग डिफेंस के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, US भी इस बात को पॉइंट आउट कर चुका है कि रशिया के जो क्लेम्स हैं ना वो ऐसे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी रशिया ये भी कह सकता है कि देखिए सारे सबूत डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि रशिया ने ये बात बोली स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, यूक्रेन डिस्ट्रॉइंग एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। पहले रशिया ने कहा कि यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ये डेवलप कर रहे हैं। फिर अब रशिया ये कह रहा है कि जो भी ये डेवलप कर रहे थे बायोलॉजिकल वेपन्स, जो भी इनके पास सबूत था, इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रशिया ने ये इशू UN सिक्योरिटी काउंसिल में रेस कर दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक WHO बाकी कंट्रीज़ के जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स हैं ये पहुँचे यूक्रेन में, रशिया गए कि अब तो तुमने लेट कर दी, हम तो पहले कह रहे थे पहले आते तब इनके पास था सबूत, अब तो उन्होंने सारे जो वायरसेस थे जो भी टेस्टिंग कर रहे थे लेबॉर्ट्री में सब कुछ फेंक दिया। तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं पर्सनली इस एस्पेक्ट में किसी भी पक्ष को ये नहीं कहूँगा कि उनका लॉजिक बिल्कुल प्रॉपर है, मैं कहूँगा दोनों साइड ही आपको फ्लॉड लॉजिक दिखेगा। अब इस बीच एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बाइडन ने रशिया को एक वार्निंग दे दी कि अगर तुमने केमिकल वेपन्स तुमने यूज़ कर लिए तो तुमको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे रशिया बात कर रहा है बायोलॉजिकल वेपन की, बाइडन बात कर रहे हैं केमिकल वेपन की, दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो बायोलॉजिकल वेपन आप कह लीजिए इतने ज़्यादा मैन मेड होते नहीं हैं, यहाँ पे नेचर का काफ़ी बड़ा रोल होता है। बेसिकली बायोलॉजिकल वेपन्स में आप कोशिश करते हैं कि बीमारियों को किस तरीके से बड़े स्केल पर वेपनाइज किया जाए कि एक बड़ी आबादी को इन्फेक्ट करके आप उस देश की या उस रीजन की आबादी कम कर दें। इतिहास में आप अगर देखो तो बहुत ही लंबे समय से बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं। काफ़ी जगह देखा गया था कि जब मंगोल आर्मी थी, चंगेज़ खान की जो मंगोल आर्मी थी, वो लोग जब एक शहर पे अटैक करते थे तो अटैक करने से पहले बीमारियों से पीड़ित एक जो डेड बॉडी थी वो उनके गांव के आसपास, उनके शहरों के आसपास फेंक देते थे ताकि एक प्लेग फैल जाए, इनिशियली वहाँ पर कियोस मच जाए, काफ़ी हद तक जो वो शहर है, जो वो रीजन है जिस पे वो अटैक करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी खो दे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बहुत ही बड़े स्केल पर यूज़ किए थे बीमारियों वाले वेपन चाइना पर। काफ़ी जगह देखा गया कि बीमारियों वाले जो मच्छर थे वो रिलीज़ कर दिए गए, कई चाइनीज़ नागरिक मारे गए थे। थे बायोलॉजिकल वेपन्स की वजह से बिकॉज ऑफ द जापानीज आर्मी। तो ये तो हो गए बायोलॉजिकल वेपन्स।
जो केमिकल वेपन्स हैं ये कम्प्लीटली मैनमेड होते हैं। इसमें यूजुअली आपको गैसेस मिलेंगी, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड गैस हो गई, ये तो खैर वर्ल्ड वॉर्स में यूज़ करी गई थी। आज के समय ऐसे टॉक्सिन्स आ चुके हैं कि आपको बस एक सडन टाइप की गैस रिलीज करनी है और बड़े स्केल पर लाखों लोग अपनी आईसाइट खो देंगे, या तो अंधे हो जाएंगे, सारी उम्र के लिए बीमार हो जाएंगे। तो केमिकल वेपन्स में बेसिकली आप केमिकल्स का यूज़ करते हैं बहुत ही बड़े स्केल पर दुश्मन को लॉस पहुँचाने के लिए। तो यूएस का वर्जन अब ये है कि रशिया एक्चुअली केमिकल वेपन्स यूज़ करने वाला है यूक्रेन में बहुत ही जल्द। और जो बायोलॉजिकल वेपन का ये लोग बहाना बना रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार ये इशू उठा रहे हैं, ये एक्चुअली एक कवर अप है अपने केमिकल वेपन अटैक के लिए। और यूएस ने ये कहा है कि जो ये बायो वेपन वाला ये प्रोपेगेंडा है रशिया और चाइना दोनों का, इसके खिलाफ यूएस लड़ाई करेगा। और ऐसे टाइम में यूएस यूरोप को उम्मीद ये थी कि इंडिया भी यहाँ पर रशिया की निंदा करेगा। एटलीस्ट इंडिया यहाँ पर ये कह देगा कि नहीं, यूक्रेन में कोई भी बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं है। मगर इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम ये ओपनली कैसे बोल दें कि रशिया के सारे आरोप गलत हैं। आपको समझना होगा, रशिया ने बेसिकली बात ऐसी कह दी है कि कोई भी देश अब न्यूट्रल रह ही नहीं सकता इस इशू को लेकर। या तो आप यूएस की साइड होगे, आप कहेंगे कि नहीं, यूक्रेन के पास कोई भी यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं है, या फिर आप जो रशिया की बात है वो आप कहेंगे कि एक बार को इन्वेस्टिगेशन कर लो, यहाँ पे जाकर देख लो, जेन्युइनली यहाँ पे हो सकता है कि कुछ इशू हो। तो इंडिया ने दबे शब्दों में यही कह दिया कि देखिए, जो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज़ ने साइन किया है, ये कहा है कि हम लोग अब बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनाएंगे, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब पार्टीज़ की यहाँ पर बात सुननी चाहिए। सब पार्टीज़ में ऑब्वियसली रशिया भी आता है, तो इंडिया ने ऑब्वियसली रशिया का ही साथ दिया है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि इससे इवेंचुअली इंडिया पे प्रेशर आएगा? मेरे हिसाब से इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इंडिया पे प्रेशर बढ़ने ही वाला है। वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ इन द फ्यूचर इंडिया पे और दबाव डालेंगी कि इंडिया रशिया की आलोचना करे। और अगर मान लीजिए, अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगा, इंडिया का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट तब आ जाएगा जब छोटे स्केल पर भी एक बार केमिकल वेपन्स यूज़ हो गए। मैं यही सोचता हूँ कि इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज होगा कि रात को यूएस से न्यूज़ आ गई कि यूएस ने कंफर्म कर लिया कि रशिया ने छोटे लेवल पर भी केमिकल वेपन्स यूज़ किया है। एक गांव में कहीं पर इन्होंने गैस रिलीज़ कर दी जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को तोड़ती है। उस केस में इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रशिया का सपोर्ट करना। वहाँ पे मुझे देखना है कि इंडिया क्या वहाँ पे स्टांस रखेगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस कंट्री ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को साइन नहीं किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, कोरिया ने किया होगा, लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का कौन सा देश सिग्नेटरी नहीं है। याद रखिएगा, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन कन्वेंशन दोनों न्यूज़ में हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे, आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल यहाँ पे आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है इस वीडियो को देख के कि बात बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। जंग जिस तरफ जा रही है बायोकेमिकल और अपना इस तरफ जा रही है। अच्छा, ये जो है ना एक जंग की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है जिसमें आप हथियार यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे हथियार यूज़ कर रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और इनका असर कई सालों तक रहता है। अच्छा, वाकई अब वही वाली बात होने लगी है कि आपको न्यूट्रल रह के काम नहीं चल सकता। आपको वाकई फ़ैसला करना होगा कि या आप रशिया के साथ हैं या आप रशिया के साथ नहीं हैं। इन फ्यूचर अगर रशिया ने केमिकल वेपन्स यूज़ किए तो फिर आप क्या कहेंगे कि यार अब भी रशिया सही कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी दुनिया में इल्लीगल है, यानी कि जिससे नस्लें इंसानी आने वाली नस्ल तक के उनके असरात रहते हैं और बहुत ही ख़तरनाक है। कि इसको तो यूँ समझ लो कि पूरी दुनिया ने इस पर एक एग्रीमेंट कर लिया है कि हमने ये यूज़ नहीं करने। किसी एक तो होता है टेक्निकल चीज़ों की या इन्वेंशन के हवाले से,
एक होता है नुकसान आवाम का, नुकसान लोगों का, किसी और क्या कहते हैं अपना देश के ऊपर हमले के अंदर यूज़ नहीं होंगे। वैसे इसके दूसरे इस्तेमाल भी हर, देखिए हमने एक चीज़ नोट की है कि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। आप अगर आपने किसी भलाई के काम के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को आप किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं तो वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को इंसानों के नुकसान के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए पूरी दुनिया ने एक एग्रीमेंट कर दिया है कि हमने इसका नेगेटिव यूज़ नहीं करना। तो अगर वो चीज़ रशिया की तरफ से होती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया ने पहले बायोकेमिकल के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और अब पूरी दुनिया का एक इशारा है कि शायद रशिया ये चीज़ यूज़ करने वाला है। देखिए रशिया ने हमला तो कर दिया है, रशिया ने जंग तो छेड़ दी है। रशिया ने जब जंग छिड़ जाती है ना, जब जंग हो जाती है तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि मैं ये इस्तेमाल करूँ या ये नहीं करूँ। फिर उसने वहाँ पे मौजूद ना आवाम देखनी है या ना फ़ौजी देखने हैं, ना आम जनता देखनी है, उन्होंने उसे सबक सिखाना है। उन्होंने एक मरतबा, जंग एक आखिरी फ़ैसला होता है, जंग बहुत सोच समझ के फ़ैसला किया जाता है। अच्छा, फिर जंग किस तरह की होती है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये फ़ैसला नहीं होता। फिर हर वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसकी वजह से जीता जाए। तो रशिया अपना नुकसान कम से कम चाहेगा, जंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेगा, जंग को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देगा, बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंस नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद इस तरफ भी मामला जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी, मैं बात स्टार्ट करूँगी जापान और चाइना से। थोड़ा सा हम उनकी बात करते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो जापान ने ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करे थे बायोलॉजिकल कि जिसकी वजह से शवाहिद ऐसे मिलते हैं कि जिसकी वजह से आने वाली कई नस्लें, आने वाले कई बच्चे मासूर पैदा हुए थे चाइना में। मैं इस बात को, जब मेरे एक टीचर हैं उन्होंने मुझसे ये डिस्कस किया तो मैं ये बात सोचकर भी हिल गई थी कि वो वेपन्स कितने पावरफुल हुआ करते होंगे। मुझे नहीं आइडिया, मैंने कभी नहीं देखे ऐसे वेपन्स कि वो कैसे वेपन्स यूज़ किए थे उन्होंने कि आने वाले बच्चे मासूर पैदा हुए थे कई सालों तक। और आज भी चाइना के जो अवाम हैं उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। चाइना की आवाम में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि आज भी वो उस तरीके से उतने हेल्दी नहीं हैं। आज भी उनके असरात, उनके मुज़िर असरात उनकी सेहतों पे पाए जाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं हम रशिया की। रशिया का साइड इंडिया ने लेकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैंने अब तक जितना भी इस केस को स्टडी किया है, इस वॉर को स्टडी किया है, तो मुझे कहीं पे भी रशिया गलत नहीं दिखता। केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं, अभी उसने यूज़ नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात ये, बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में रशिया ने खुद आवाज़ उठाई है, जब उसने अपनी वॉइस खुद रेस की है, जब वो UNSC में एक मैटर को लेकर गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसानी जानों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है या इंसानी जान के ऊपर मुज़िर हालात या असरात छोड़ने के लिए वो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव कर रहा है या इसके बारे में सोच रहा है। केमिकल वेपन्स के बारे में सिर्फ बात बताई जा रही है कि उनके पास है, वो यूज़ करेंगे, अभी उन्होंने यूज़ नहीं करे। लेकिन बायोलॉजिकल के बारे में जब एक कंट्री आवाज़ उठा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इस पर बैन है, लेकिन इन्होंने, यूक्रेन वालों ने बायोलॉजिकल वेपन्स रखे हैं और US ने इनको फराहम किए हैं। तो जब एक कंट्री आवाज़ उठा रहा है उस चीज़ के खिलाफ, तो वो खुद क्यों करेगा वो चीज़ यूज़? ठीक है, उसको तो पड़ी है ना, उसको तो वो ये कह रहा है जैसे जो वेपन्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर है या जो भी XYZ, वहीं तक रहें, उससे आगे बढ़कर अनदर लेवल का ना सोचें कि जिससे हमें भरपाई, चाह के भी हम भरपाई ना कर पाए, इतना ज़्यादा हमें नुकसान हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी रशिया की। और जैसे कि बताया जा रहा है कि बायोलॉजिकल वेपन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैल जाया करती हैं। अच्छा, कोई कॉलोनी हो मॉन्स्टर्स की, कोई सिटी हो जो मॉन्स्टर्स से भर जाए और वहाँ पे इंसानी जान कोई ना हो, सिर्फ मॉन्स्टर्स हों और इस तरीके के बड़े मतलब विशाल किस्म के कोई जानवर हों जो नुकसान पहुँचा रहे हों, तो उनके लिए अगर आप इस तरीके के वेपन्स यूज़ करते हो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव काम के लिए अगर यूज़ करते हो तो समझ आता है, लेकिन इंसानी जानों पे जब इसके इतने मुज़िर असरात हैं, आप जानते हो, आपको पता है इस पर बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद अगर USA ने आपको फराहम भी किया था तो आप मना कर देते, आप कहते कि नहीं हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक रशिया की तरफ से ऐसे वेपन यूज़ नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फराहम करा, आपने रखा, और अब आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो कि उसके शवाहिद ना मिले, उसके प्रूफ्स ना मिले, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो अब आप खुद सोचें, मेरे हिसाब से इंडिया ने बिल्कुल सही साइड लिया है रशिया का, लेकिन इंडिया ने एक और बात को हाईलाइट भी कर दिया है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए उसका साइड लेना या उसको सपोर्ट करना, रशिया को सपोर्ट करना। अगर रशिया कर लेता है केमिकल वेपन्स का यूज़,
तो ये बात रशिया को भी थोड़ी समझनी चाहिए। चाइना ने आवाज़ उठाई है, इंडिया ने आवाज़ उठाई है, तो हर कंट्री अब आवाज़ उठा रहा है। अब मज़ीद कोई भी कंट्री न्यूट्रल नहीं रहने वाला है। इस बिल्कुल। स्टेटमेंट के बाद पता चलता अच्छा, है। सबसे पहले तो ये है कि हमें जंग को देखना चाहिए कि जंग हो कहाँ रही है। जंग हो रही है यूक्रेन के अंदर। तो यूक्रेन अपने ही कंट्री के अंदर एक बायोकेमिकल या बायो इस तरह की चीज़ यूज़ करेगा तो उससे अपने ही लोगों का नुकसान है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये अपनी वहाँ पे थोड़ी यूज़ करेगा, यूक्रेन अपने दुश्मनों पे यूज़ करेगा ना, तो यूक्रेन यूज़ करेगा रशिया पे, लेकिन जंग हो रही है यूक्रेन के अंदर। ठीक है, तो वो जहाँ पे उनके फौजी दस्ते हैं, जहाँ यूक्रेन क़याम पजीर हैं, वो वहाँ उस वेपन को यूज़ करेगा, वहाँ चलाएगा या तो जो भी करना है। उससे उसकी अपनी आवाम का भी नुकसान है, क्योंकि रशिया जहाँ इंटर हो चुका है ना, वो यूक्रेन का एरिया है, तो वहाँ पे यूक्रेन के आवाम भी होंगे और रशियन आर्मी भी होंगी। लेकिन रशियन आर्मी को नुकसान पहुँचाने की करेंगे तो साथ साथ में उनके अपने कंट्री का भी नुकसान है। दूसरी चीज़ ये है कि जापान में जो हुआ था, जापान ने जैसे केमिकल वेपन यूज़ किए थे, तो जापान को अमेरिका ने जवाब दिया था, उस पर एटम बम डाल दिए थे। जापान में जो आज तक प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों की ना, तो उसमें जापान के ऊपर हमला कर दिया था। पहला एक ज़िंदगी में पहला ये हमला था एटम बम का। ये है कि जापान पे जब एटम बम गिराया गया तो उसके बाद आज तक कहते हैं कि जापान में बहुत ही ज़्यादा आने वाली नस्लों पे उसका फ़र्क है, और आने वाली नस्लों में वो उसके असरात आज तक दिखते हैं। तो वो जंग अज़ीम दोयम थी। लेकिन ये है कि हमें उस चीज़ से सीखना चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ को उस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि जंग के असरात सालों तक, कई सालों तक रहते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन जंग होने की वजह ये होती है कि बहुत ही सर से पानी ऊंचा हो जाता है। किसी भी कंट्री को अपनी एक हदूद होती है, अपनी एक कंट्री की एक हिफाजत के लिए आखिरी हद तक वो देखता है कि जंग ना हो। अभी पिछले दिनों भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक क्या कहते हैं अपना बाय मिस्टेक एक मिज़ाइल आ गया था पाकिस्तान में, इंडियन मिज़ाइल। लेकिन उसमें मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तान को भी और इंडियंस को भी कि उसमें ज़रा सी भी बात को आगे नहीं बढ़ाया गया, और मतलब उस चीज़, उस मिस्टेक को, उस गलती को, उस टेस्ट को टेस्ट ही समझा गया, और उस मुद्दे को लेके मतलब कोई बदला नहीं लिया गया या उस तरह से कोई बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो प्रशांत भैया ने भी उस वीडियो में इसी चीज़ का जिक्र किया है कि बहुत अच्छी बात है कि मुझे मतलब है कि खुशी हुई कि इस चीज़ को लेके, और ये चीज़ अदर कंट्रीज़ जो मगरबी ममालिक हैं वो ख़ुद हैरान है कि एक मिज़ाइल इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ जाता है, उसके बावजूद भी इनके दरमियान में कोई तू मैं कोई तल्ख कलामी या उस चीज़ को लेके बात आगे नहीं बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैंने परसों न्यूज़ देखी थी तो उसमें ये देखा था कि इंडिया की तरफ से जो मिसाइल आया है तो इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मिस फायर्ड हो गया हमसे। तो पाकिस्तान की तरफ से उनसे जवाब मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। आवाम बहुत उछल रही है, पॉलिटिशियंस हैं जो भी ISPR आई थिंक वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को जवाब देना होगा। तो मैंने ये न्यूज़ देखी थी और हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा मतलब कह रही थी कि आपने इतना लाइटली कैसे लिया, एक मिसाइल आकर आपकी बाउंड्री के अंदर गिरता है और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कुछ बोलते नहीं हो। तो इंडिया ने तो कह दिया कि बस साइड हो गया, उसके बाद वो खामोश हो गया। तो यहाँ की आवाम जब बहुत ज़्यादा उछलने लग गई तो मैंने देखा खुद न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा था कि इंडिया से जवाब मांगा जाएगा। तो आप खुद ही भी बता रहे हैं ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि लाइटली लिया गया है, पहले लाइटली लिया गया, आवाम का प्रेशर आया, अब वो ये कह रहे हैं कि हम उनसे प्रॉपर हमें जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जवाब आया उन्होंने जानबूझ के किया या फिर वाकई मिसफायर्ड हुआ, तो ऐसे कैसे हो गया कि किसी और की बाउंड्री में आके गिर गया। आपने मतलब प्रोजेक्टाइल का लोकेशन आपने फिक्स किया था, नहीं किया था, व्हाटएवर जो भी बातें। तो भी जब आवाम ने कहा कि आप इतना लाइटली क्यों ले दो, तो फिर उन्होंने कहा कि अब इंडिया को प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा इसका। तो वो जवाब वही है कि जो उन्होंने एक जवाब दिया है कि बाय मिस्टेक हो गया। बाद दोबारा उन्होंने बोला कि बस उन्होंने कहा मिसफायर्ड हो गया तो वो खामोश। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है कि आवाम तो एक चीज़ पे इश्तियाल करेंगे और आवाम का तो हक भी बनता है कुछ भी कहें। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, कि अगर इस चीज़ को लेकर भी मुद्दा उठाया जाता है या बातों को बढ़ाया जाता है तो उससे बात बढ़ती है। आवाम से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं लोग, जिनको नहीं भी चाहिए था। जैसे पहले जब सब लाइटली ले रहे थे कि कोई मसला नहीं है, आ गया तो आ गया, तो जब आवाम का प्रेशर उन पर बनेगा तो यकीनन उनको पूछ करनी पड़ेगी, यकीनन उनको बोलना पड़ेगा कि जी हाँ हमने जवाब मांगा है, जी हाँ हमने बोला है, जी हाँ बातचीत हुई है। लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ जो आवाम है वो तो और चीज़ों पे भी जवाब मांग रहे हैं, पेट्रोल पे भी, महंगाई पे भी। जो गवर्नमेंट ने करना है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है वो करना है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है, अपने हालात देखने कि हम क्या कहें क्या ना कहें। कभी प्रेशर में आकर गवर्नमेंट वो भी करती है जो नहीं भी करना होता है। लेकिन ये है कि आवाम के प्रेशर तो बहुत हैं, आवाम के एहतजाज तो बहुत हैं, जो नहीं कर सकती वो
नहीं और करती, इस वक्त लेकिन तो जो करना चाहती है, जो करना होता है, या जो जिस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो फिर तो इस वक्त- गवर्नमेंट पूरी चेंज हो जाती है हमारी प्रेशर में आकर, तो फिर इस और क्या वक्त- कर सकते हैं, इस वक्त सिर मैं- छोड़नी पड़ जाती है प्रेशर में आके। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मुद्दा पाकिस्तानियों के सामने रखा जाए तो वो 2, 4, 5 दिन के अलावा कुछ भी नहीं है। लोगों के पास इतने अपने मसाइल बहुत हैं, इतनी इस वक्त तो लोग, मैं कहता हूँ कि अपनी परेशानियों में इतने गिरे हुए हैं कि इस चीज़ को लेके हो सकता है न्यूज़ में आए कुछ चीज़ें हों और एहतजाज हो ना हो, लोग बात करेंगे भाई ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी ज़मीन पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मामला दूसरी तरफ आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है जब उन्होंने एक मरतबा सॉरी किया है और बाय मिस्टेक एक चीज़ आ गई है, बहुत बड़ी तो बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी इंडिया को, कि उन्होंने ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे, उन्होंने बताया कि जी हाँ हमसे मिसफायर हो गया और है, दूसरी बात मिसफायर ये- हो गया, ये भी बताया। दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि अवाम ने अगर थोड़ा सा प्रेशर दे भी दिया तो क्या गवर्नमेंट इस कंडीशन में है, तो क्या हमारी कंडीशन ऐसी है कि क्या हम मामला बिगाड़ सकते हैं किसी पड़ोसी के साथ जिसकी मईशत इतनी टूटी हुई हो, जिसके हालात इतने बिगड़े हुए हों, जिसके हाँ खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हों। सकते में बहुत गुंजाइश है, सकता ये कर सकते हैं, वो सकते हैं, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, छोड़ दें सकता। किया क्या है वो बताएं। मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, बहुत कशीदगी हुई है, तो नहीं जो नहीं होना चाहिए था वो भी तो हुआ है ना, तो आगे फ्यूचर में भी क्या क्या होता है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ये है कि वो हालात नहीं हैं कि पाकिस्तान अब किसी के साथ भी हालात बिगाड़े। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ थी वेपन्स के हवाले से, बायोकेमिकल्स के हवाले से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।